कल हमने फेरस से रिलेटेड कवर किया है टॉपिक, उसमें हमने आयरन ओर जाना और हमने ये भी जाना कि आयरन ओर और आयरन में क्या डिफरेंस होता है, इफ़ आई एम करेक्ट। कल हमने उसके बाद मैंगनीज देखा, मैंगनीज भी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, और इसका प्रॉक्सिमिटी जितना नज़दीक हो उतना बेस्ट है कोल माइंस से, ये भी हमने कल क्लास में जाना। आज क्लास में जाने कि नॉन फेरस मिनरल्स में जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई बच्चा यहाँ से ज्योग्राफी ऑप्शनल करता, मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल करता तो इसको विस्तार रूप में पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में काफ़ी कुछ, और इंटरनेट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। मैं जो तुम लोगों को पढ़ के बताता हूँ तो मैं काफ़ी कुछ जाके ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी बहुत सारा चीज़ पढ़ता हूँ इसके लिए। मैं लिटरली अपना बता रहा हूँ तुम लोग को। जैसे कल मैंने तुम लोग को बताते बताते ये भी बता दिया था कि मैग्नेटाइड और हेमाटाइड वो 72% 65, वो कहाँ से पढ़ा मैंने? वो मैंने वहाँ से पढ़ा, मैंने वो ऑप्शनल से पढ़ा है जाके, क्योंकि तुम लोग से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए ना हमको। इतना तो भाई, इतना तो कोई भी जानेगा जो कॉपी में है या फिर जो बताया जा रहा है। समझ रहे हो बात को ना? बस तुम लोग को वो देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को ये देख लेना है और थोड़ा एडिशनल देख लेना है। ये मोर देन इनफ है ज्योग्राफी के लिए, काफ़ी कुछ ज़्यादा दिया गया है इसमें, और इतना से तुम्हारा आराम से प्रीलिम्स कवर हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा, ट्रस्ट में। समझ गए बात को? आज हम लोग बात करेंगे बॉक्साइट का। देखो, इंडिया इज पोरली इंडेड विद द नॉन फेरस मटेरियल मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। देखो, बॉक्साइट छोड़ के बाकी हमारे पास उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर क्वालिटी भी है तो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी है, मगर बॉक्साइट जो अवेलेबिलिटी है भारत में बहुत अच्छा है। बात समझे? देखो, बॉक्साइट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बॉक्साइट का यूज़ एल्यूमिनियम को यूज़ करने के लिए किया जाता है। बॉक्साइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? बनाया जाता है, कोई नेचुरल नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है किस कॉन्टेक्स्ट में? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। देखो, बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? टर्सरी डिपॉजिट। क्या होता है टर्सरी डिपॉजिट का मतलब? टर्सरी डिपॉजिट मतलब ये पूरी तरीके से तुम्हारा सोइल से रिलेटेड है। इग्नियस सोइल्स, मेटामॉर्फिक रॉक सोइल्स और सेडिमेंट्री सोइल्स। तो टर्सरी तुम्हारा इट्स ऑल रिलेटेड सेडिमेंट्री सोइल्स, जो बाद का जो होता है लास्ट स्टेज का होता है, जहाँ पे इग्नियस रॉक उड़ के चला गया कहीं पे विंड एजेंट से, जो डिपॉजिट्स होते हैं तब जाके बॉक्साइट्स बनते हैं। समझ गए? ये बोला ये लेटराइट सोइल से रिलेटेड है, तो लेटराइट सोइल से रिलेटेड होगा तो जानते हो नीचे पेनिनसुला वाला है ना, वो भी एक साइड भरा हुआ है लेटराइट सोइल से। तो वो कह तो रहा है यहाँ पे, वो तो या तो प्लेट्यू रीजन्स हो सकते हैं आपके, या फिर पेनिनसुला के हिल रीजन्स में हो सकते हैं, या फिर कोस्टल ट्रैक्ट्स में ही पाए जा सकते हैं। कोस्टल ट्रैक्ट्स में तो भाई ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे तो कोस्टल्स है, वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। देखो, बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, ओडिशा एज ए स्टेट देखोगे तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। बात समझे? कालाहांडी और संभालपुर कल बता ही दिया था मैंने, जगह जाके फिर विजिट कर लोगे। वो मैप इक्विवेलेंट है इसके लिए भी, इसलिए मैप नहीं आया है इसमें। जितने भी जगह का नाम आया केवल वो सब मैप में, उस मैप में, इसलिए यहाँ पे मैप नहीं रखा गया है। तो फिर तुम लोग को जाकर टेली करना होगा उसको। तो कालाहांडी और संभालपुर ये लीडिंग प्रोड्यूसर है उड़ीसा का। और उसके बाद देखो बोलांगीर और कोरापुट। समझ गए? बोलांगीर और कोरापुट ये भी पूरा उड़ीसा का ही रीजन है। ये भी दो एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं बॉक्साइट का यहाँ पे। बॉक्साइट देखो, मैं रिपीट करता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉक्साइट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। समझ गए? बॉक्साइट इज मेनली फाउंड इन टर्सरी डिपॉजिट्स, दैट इज इट मस्ट बी बिलोंग टू योर पेनिनसुला एरियाज एंड कोस्टल प्लेन्स। जहाँ तक सवाल है स्टेट का, तो उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, और उसमें जो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि और भी आयरन वगैरह भी पाया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट में। बोलांगीर, कोरापुट, कालाहांडी, संभालपुर, ये सभी जगह क्या है? ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि उड़ीसा का हिस्सा है। और देखो, और भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी है। गुजरात में भावनगर, जमुनानगर, ठीक है, यहाँ पे भी डिपॉजिट है। छत्तीसगढ़ में भी देखो, अमरकंटक प्लेट्यू में है, छत्तीसगढ़ जानते हो, अमरकंटक जो तुम्हारा मध्य प्रदेश के साथ लिंक है ना? अमरकंटक जानते हो, जहाँ से रिवर वगैरह भी निकलता है ना? मध्य प्रदेश देखो, कतनी, जवालपुर एरिया और बालाघाट जो तुम्हारा एमपी का पड़ता है, इसमें भी अच्छे खासे तुम्हारे बॉक्साइट के डिपॉजिट है। समझ रहे हो बात को? झारखंड में भी पैटलैंड जो है तुम्हारा, पैटलैंड का मतलब क्या होता है कि तो थोड़ा सा ऊंचा है, प्लाट्यू टाइप का। जैसे त्रिकुट पर्वत देखे हो ना, त्रिकुट पर्वत जो बाबा धाम जाते हो तुम लोग, बोलो में जाते हो तो दिखता है ना, त्रिकुट पर्वत नहीं देखो तुम लोग? देखा होगा बाबा धाम, जब बासुकीनाथ जाते हो तो बीच में दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ,
बिल्कुल पैटलैंड्स झारखंड के वहाँ पे भी, जैसे लोहा दरगाह, वहाँ पे भी डिपॉजिट्स है बॉक्साइट का। महाराष्ट्र का बात करें तो कोलाबा, थाने, रत्नागिरी और भी बहुत सारे, कोल्हापुर वहाँ पे भी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, यानी कि लमसम हर जगह है, मगर ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। और कोस्टल एरियाज़ का बात करें तो गुजरात में भी है। ठीक है, तो अब हमने कहा है कि मिनरल का एक प्रॉपर्टी क्या है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कल मैंने बता दिया था, इसका कोई ये नहीं कह सकता कि यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहीं पे होगा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट, यही तो कैरेक्टर है मिनरल्स का, बॉक्साइट। अब हम बात करें कॉपर का। कॉपर देखो, अब मैं कॉपर के बारे में क्या बोलूँ, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। कॉपर के लिए तो यही बात होगा। कॉपर का यूज़ कहाँ नहीं है, आज जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ है, हर जगह यूज़ है, गोल्ड से भी ज़्यादा यूज़ है कॉपर। जितने भी बड़े बड़े तुम इलेक्ट्रिक मोटर से लेके, वायर बनाने से लेके, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, जनरेटर लेके, हर जगह कॉपर का यूज़ होता है। कॉपर का बहुत यूज़ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हर जगह यूज़ है, समझ गए ना, इसलिए इंडिस्पेंसिबल है, यानी बहुत क्रिटिकल तुम्हारा मेटल है ये, बात समझे। अब देखो मेटल है जी, नॉन फेरस, समझ रहे हो, नॉन फेरस बिना आयरन वाला, मेटल तो मेटल ही है ये। एक क्या हो सकता है, नॉन मेटेलिक हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है। हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं अभी, मेटेलिक पे बात कर रहे हैं, नॉन फेरस है जो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, वही सवाल पूछा गया था तुमसे, जो आयरन नहीं है। जैसे आयरन और मैंगनीज क्या है, आयरन कंटेंट्स होता है। जैसे क्रोमियम क्या है तुम्हारा, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट में भी रहता है आयरन। बाकी बहुत सारे, जैसे बॉक्साइट हुआ, उसमें कहाँ से रहेगा, वो है, मेटल है वो। कॉपर क्या है तुम्हारा, ये है, मेटल है, मगर फेरस नहीं है वो, आयरन नहीं है। ये समझना होगा, बेसिक चीज़ है, कोई बड़ा बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इट इज़ एलो, अब देखो इससे एलो बनता है, एल्युमिनियम बना के नहीं बना है, एल्युमिनियम ही से एलो, दो चीज़ को जोड़ के बनता है एल्युमिनियम। मेलेबल भी होता है, मेलेबिलिटी भी होते हैं, डक्टिबिलिटी भी होते हैं। दो प्रॉपर्टी है ना मेटल का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। गोल्ड देखो दोनों में लीड करता है। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कोमल, हाँ उसको मार मार के हम थिन कर सकते हैं, हाँ मेलेबिलिटी, हाँ। और डक्टिलिटी मतलब वो खींच सकते हैं, है ना, तो दोनों में ही बेस्ट है ये। तो वही बोले कि हाँ मेलेबिलिटी भी अच्छा है, डक्टिलिटी भी अच्छा है इसका, समझ गए ना। गोल्ड के साथ भी मिक्स किया आता है इसको, कॉपर को, ताकि क्या हो, स्ट्रेंथ हो। तो देखते हो 24 कैरेट से 22 कैरेट का जो यात्रा होगा, उसमें कॉपर का भी योगदान रहेगा। समझ गए बात को, क्या बोल रहे हैं हम। उसके बाद देखो कॉपर कहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट है, तो हमने कहा कि आंख बंद करके झारखंड चले जाओ, हर मिनरल्स मिल जाएगा तुमको। देखो सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, बेलागांव डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा मध्य प्रदेश में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आ गया मेरा फेवरेट, झुंझुनू वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना बाबू, राजस्थान में जाना है। तो ये नहीं कि नाम से हम बोल रहे हैं, यस ये बहुत फेमस है, राजस्थान का जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। क्यों, खत्री जो माइंस है, सुना है कभी तुम लोग, खत्री माइंस वहीं पे है, इसलिए हम बोल रहे हैं खत्री माइंस, जाके चेक कर लेना आज तुम लोग, दिखता है। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, अलवार डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर योर कॉपर प्रोडक्शन। और भी जो छोटे छोटे हैं, जैसे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का, वो भी चित्रदुर्ग, और जानते हो कर्नाटक का हसन डिस्ट्रिक्ट, और अर्का डिस्ट्रिक्ट नीचे तमिलनाडु का जाओगे तो वहाँ पे भी है। एक एक याद नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, झुंझुनू याद कर लिए, सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए, ठीक है, एक एक याद थोड़ी रहेगा। और ये भी तुम्हारा एलिमिनेशन के लिए काफ़ी है। हाँ सब जगह है तुम्हारा, अच्छा खासा झारखंड में भी है, हमारा राजस्थान में भी है। जो ऊपर का जो 3 पॉइंट है ना, 3rd पॉइंट, वो सभी लीडिंग प्रोड्यूसर है, समझ गए ना। तो ये नहीं कह सकते कि झारखंड लीडिंग है, और भी स्टेट है। इसको डिटेल में जानना है जाकर रिसर्च कर लेना, समझ गए। हमको जानना है, थोड़ा सा जानना है। उसके बाद देखो गोल्ड का बताओ, तुम्हारा दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए गोल्ड पे, है ना। देखो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक्चुअली ऑडिफेरस रॉक्स में पाया था। ऑडिफेरस का मतलब ही क्या है, ऑडिफेरस का मतलब है कि वो मिनरल जिसके अंदर गोल्ड रहता है, बात समझे ना। ऑडिफेरस नाम ही तुम्हारा गोल्ड से एसोसिएटेड है। वो सैंड वो मिट्टी जिसके अंदर गोल्ड है, उस तरह के रॉक्स में गोल्ड पाए जाते हैं, वेरी सिंपल। तो ऑडिफेरस रॉक्स में पाए जाएंगे। और देखो बहुत सारे रिवर्स जो लेके आते हैं, सैंड लेके आते हैं, बलुआ उठा के ले आते हैं ना, उसमें ही पाए जाते हैं, हाँ गोल्ड।
तो वही है, अब तुम लोग जाकर सिमरिया घाट में ढूंढना शुरू मत कर देना, मिलेगा, और जो आदमी मर गया उसका मिलेगा तुम लोग को। तो वो जाओ तो बोले कि अरे भाई हमको तो माइन हमको चाहिए था, वो कोर फॉर्म में चाहिए था, ये तो मिला ज्वेलरी फॉर्म में। बोला कि भगवान हम पे इतना मेहरबान है, तो क्या भरोसा वही काम में लग जाएगा तुम लोग। अब पता चल रहा है कि हम भी लेके आ रहे हैं, राम राम सत्य है, और तुम पूरी तरीके से ऐसे टपा हुआ देख रहा है, कब सड़ जाएंगे कब टपाएंगे। ये काम नहीं करना है नीतीश, गलती से। देखो गोल्ड, देखो गोल्ड देखो, कल भी हमने स्पॉन्टेनियस में किसी स्टूडेंट को पूछा था कि इंडियन सोसाइटी विदाउट गोल्ड, ये विचित्र सिचुएशन है ना, क्योंकि हमारा भारत का जो सभ्यता है वो गोल्ड से कितना एसोसिएटेड है ना। देखो हमने हिंदू सभ्यता का बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस समय ही बताया था कि कर्नाटक से जाता था, याद करो, यानी कि कर्नाटक का बहुत पुराना इतिहास है। देखो कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का भारत में। अब गोल्ड माइंस कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो गोलवार तुम्हारा जो कि कोलार, वही KGF है, जानते हो। धरवाद रीजन, धरवाद रीजन के बारे में कल बता दिए थे तुम लोग को। हसन, रायचूर, ये सब तुम्हारा क्या है, इसको बगल के एरियाज है, ये आंध्र प्रदेश का, ये कर्नाटक का है। धरवाद एरिया कहाँ का, कर्नाटक का ही है, और थोड़ा सा बाउंड्री तुम्हारा आंध्र प्रदेश में भी टच हो जाएगा। देखो इसलिए आंध्र प्रदेश का भी कई सारा एरिया में गोल्ड मिलता है। देखो एग्जांपल देखो, कोलार फील्ड माइन, ये डिपेस्ट माइंस ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत डिपेस्ट है, समझे। डिपेस्ट समझते हो, अंदर एकदम बहुत गैप, अंदर बहुत सारा इसका बहुत सारा एरियाज है नीचे। हूती माइंस देखो, इसको तो मैक्सिमम लेवल तक इसको एक्सप्लॉइट किया गया है, और यहाँ पे क्या है, और लेफ्ट बिहाइंड इज ऑफ वेरी लो ग्रेड। अब वहाँ पे कुछ गोल्ड बचा नहीं है, जो बात है। माइनिंग हैज़ ऑलमोस्ट सीज ड्यू टू द लिटिल और नो, अब है ही नहीं, माइनिंग हो ही नहीं रहा, इतना माइनिंग एक्सप्लोर कर दी हो गया, अब है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ उसके अंदर। KGF के बारे में देखो, ये भी, और ऑल्सो रन आउट ऑफ क्वालिटी रिजर्व, अब तो है ही नहीं उसके अंदर रिजर्व, यानी कि इतना एक्सप्लोटेशन हो गया है इसका। हाँ हाँ यही है कोलार गोल्ड फील्ड, जो यस का मूवी है ना, बिल्कुल इसी पे है, माफिया कैसे इंगेज रहता है, सब दिया है बहुत अच्छा। हमने नहीं देखा है, मैं बहुत अच्छे से दिखाया है उसके अंदर। आंध्र प्रदेश देखो, अब देखो मैंने बोला ना कि आंध्र प्रदेश सटा हुआ एरिया है, तो होगा ही होगा वहाँ पे। देखो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो गोल्ड के हैं ये है, और स्पेशली अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे भी गोल्ड अच्छा खासा पाया जाता है, समझे। रामागिरी जो अनंतपुर के डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड में देखो, झारखंड में भी गोल्ड है, मगर थोड़ा सा कम फॉर्म में है। एलुवियल गोल्ड वही जो सैंड से आ रहा है, क्योंकि गंगा सैंड में भी तो आता ही है, सैंड डिपॉजिट करते हैं, तो वही कि देखो एलुवियल गोल्ड मतलब क्या, जो आ रहा है सैंड से। और प्लेसर डिपॉजिट जो गोल्ड बेरिंग रॉक्स है, स्मॉल क्वांटिटी में है वहाँ पे, और लार्जर तुम्हारा रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। जैसे देखो सुवर्णरेखा, जो तुम्हारा कल भी न्यूज़ में था, क्योंकि बारिश हुआ था, सुवर्णरेखा बहुत ज़्यादा पानी आ गया था उसमें, कल भी न्यूज़ में था ये। तो उसके जो सैंड्स है उसमें भी अच्छे खासे एलुवियल गोल्ड है, क्योंकि सैंड से जो एलुवियल सोइल है तो उसमें सैंड आएगा, सैंड में है तो गोल्ड है, समझ गए ना बात को। तो सुवर्णरेखा जो तुम्हारा कह सकते हो एक अच्छा रिवर है, तुम्हारा झारखंड का नामी रिवर है, उसमें भी क्या है, गोल्ड का डिपॉजिट्स है। केरल में देख लो, केरल में भी देखो रिवर के आसपास ही है, रिवर टैक्स यानी कि पूना पूजा, ये सब रिवर का नाम है, उसमें भी। और चलियार तुम्हारा पूजा, इसमें भी क्या है, तुम्हारा एलुवियल गोल्ड है, यानी कि सैंड्स में भी रहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हूती गोल्ड माइन समझ गए ना, ये पूरी तरीके से कर्नाटक का। अब सब सैंड से नहीं मिलेगा ना, वो भी रिसर्च का विषय है, माइनिंग का विषय है। मैंने होगा वहाँ पे जाएगा, माइनिंग एक्टिविटीज़ होगा वहाँ पे। सैंड मतलब इतना थोड़े होता है, उसका भी लेयर होता है ना, बड़ा लेयर होता है। जैसे तुम लोग कभी सैंड को देखा है आँख से, समुद्र किनारे गया है तुम लोग कभी? कहाँ पे? हाँ, स्पेशली तो वो पहाड़ी इलाका में मिल जाएगा, या फिर कोस्टल प्लेन में मिल जाएगा। बड़ा बड़ा तट होता है जी, बहुत बड़ा बड़ा तट होता है, देखो इतना बड़ा बड़ा लेयर होता है, और देखो काफ़ी बड़ा लेयर होता है। नहीं, सब जगह कहाँ मिलेगा, सब जगह मिल जाएगा तो बाबू हो गया, फिर तो तुम हमको दिखा के भागेगा नहीं यहाँ से। जाइए, नहीं देंगे, जाइए जाइए जाइए। हो जाए ना, इतना मिल जाए बाबू, भूखा नंगा आदमी बड़ा नहीं हो जाएगा। देखा नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, गोल्ड माइन है बोल के न्यूज़ चला दिया था, मध्य प्रदेश में जंगल काटो गोल्ड माइन है अब भाई उड़ा देता है, अब सब पूरा सरकार दे रहा है, काट रहा है, इसलिए क्या कि गोल्ड मिल जाएगा तो बहुत बड़ा रिजर्व हो जाएगा। अफवाह का भी तो दौर है ये। एक कोई पंडित आ गया था कुछ दिन पहले न्यूज़ में, कुछ साल पहले का बता रहे हैं, वो बोला कि हम सपना में देखें गोल्ड माइन यहाँ पे। बताओ, स्टेट गवर्नमेंट भी तैयार है माइनिंग करवाने के लिए।
भाई पंडित बोल रहा है भाई, बड़ा बात है। बताओ ये हो रहा है इधर से। गोल्ड अट्रैक्टिव है ही सबके लिए, है ना। कितना भरी दिया है, शादी हो रहा है, देखते हो। तो यानी कि हम वही तो कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी बिना गोल्ड के तुम सोच ही नहीं सकता है। तब फिर नथनी मिला है कभी सड़क पे जब चल रहा था तुम, तो कितना बार तुमको मिला है बाली उली? हाँ ये हुआ ना, क्लास हुआ ये, छोड़ दो। अब सिल्वर में बात करते हैं। सिल्वर भी किसी से कम नहीं है, सिल्वर का भी उतना ही वर्चस्व है। देखो ये कहाँ कहाँ यूज, फोटोग्राफी में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिक में यूज़, केमिकल्स में भी यूज़ किया जाता है, कलरिंग ग्लास में भी यूज़ होता है। इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरे मेटल के साथ इसको यूज़ करके और भी बहुत सारे जगह यूज़ किया जाता है, समझे। तीसरा पॉइंट देखो, इंडिया इज़ ए नॉट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। वर्ल्ड में इंडिया नहीं है, मगर हम जब इंडिया का बात करेंगे तो राजस्थान हमको फिर से याद आ जाएगा। जवाहर माइंस, अब कल राजस्थान का धारणा तो तुम लोगों के अंदर खत्म हो ही गया। राजस्थान कितना ज़्यादा रिसोर्सफुल जगह है भारत के लिए, है ना। देखो जवाहर माइंस जो है उदयपुर में, बेस्ट है प्रोड्यूसर, राजस्थान बेस्ट है तुम्हारा सिल्वर का प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर वहीं से होता है। तुंदुल लीड स्मेल्टर जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है सिल्वर का। धनबाद रीजन फिर से आ गया। और भी कुछ सिल्वर जो पाए थे, कोलर गोल्ड फील्ड्स में ही पाया जाएगा, वही KGF में ही पाया जा रहा है, हुती गोल्ड माइंस में। क्योंकि देखो अब भाई सब एक साथ भी पाया जा सकता है, और है निकालोगे गोल्ड के साथ सिल्वर भी निकल जाएगा। ये तो डिपॉजिट है ना, ये तो फॉसिल फ्यूल है, कब से डिपॉजिट है, कल बताया ही थे तुम्हारा, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो सिमवन डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी बहुत सारा सिल्वर निकाल रहा है कॉपर सिम से, सब सिल्वर मतलब क्या हो, माइंस से, समझ गए ना। डैट इज ऑल अबाउट योर सिल्वर। तो सिल्वर में किसी का नाम सबसे आगे है तो राजस्थान का, और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट याद कर लो, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं, माइका। देखो माइका कितना इंपॉर्टेंट है, जो देखते हो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में जो छोटे छोटे होते हैं, वाइट कलर के, कुछ कलर के होते हैं, वो सब माइका है। माइका का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एक तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अब हम नॉन मेटेलिक मिनरल की तरफ मूव कर रहे हैं। और गेटिंग में जो माइका सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल जो भारत में प्रोड्यूस किए आते हैं, उसमें माइका सबसे इंपॉर्टेंट है, बात समझे। और भी बहुत सारे हैं जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है UPSC पर्सपेक्टिव से, जैसे लाइम स्टोन हो गया, डोलामाइड हुआ, फॉस्फेट हुआ, ऑप्शनल करता है, जरूर पड़ता है इसके बारे में डिटेल्स में, मैं इसमें नहीं पढ़ोगे। माइका देखो, माइका वही जो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसको थिन सीड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ होते हैं। ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है झारखंड है, माइका का प्रोड्यूसर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, काफ़ी ज़्यादा जगह पाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखो लीड कर रहा है झारखंड, ठीक है। माइका देखो झारखंड में हम यदि बात करें तो किसकी, हजारीबाग प्लेटू देखो। माइका तुम्हारा कहाँ से, जो बेल्ट है तुम्हारा 150 किलोमीटर का जो लेंथ है, और जो तुम्हारा 22 किलोमीटर का जो विड्थ है, स्पेशली हजारीबाग प्लेटू का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का जो नेलोर डिस्ट्रिक्ट फेमस है तुम्हारा अच्छा क्वालिटी माइका के लिए। राजस्थान में देख लो, राजस्थान फिर से आ गया, जयपुर टू भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास जो भी एरिया है 320 किलोमीटर का, ठीक है। ये जो भी एरियाज़ है, जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये एरिया में भी है तुम्हारा माइका। माइका देखो और भी बहुत सारा डिपॉजिट है, जैसे मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक का, उसमें भी कोयम्बतूर यानी कि तमिलनाडु, मदुराई, वहाँ पे तिरुचिरापल्ली जो भी है तुम्हारा, वो भी है, कन्याकुमारी तक भी है इसका, केरल में भी है, एलेपी में भी है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी है, एंड सो ऑन, बहुत सारी जगह है। कितना याद करोगे, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लो। झारखंड का हजारीबाग प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का नेलोर याद कर लो, और राजस्थान का तो याद कर ही लो, कर लो। राजस्थान का याद करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि राजस्थान को कम समझता है लोग, और UPSC बढ़िया से पूछ लेता है। जिसको आप नॉर्मल टर्म में, नैरेटिव के टर्म में जब कम समझते हैं ना, कमजोर, आज झाड़े थे ना इंग्लिश वाला विद्यार्थी को, नैरेटिव, ये नैरेटिव को तोड़ने का काम करता है UPSC का बहुत सारा क्वेश्चंस। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी राजस्थान बहुत ऊपर है। अब कोई कहता है कि वहाँ तो रेन वाटर ही नहीं है। देखो नैरेटिव बदला कि नहीं बदला तुम लोग का? नीति आयोग का रिपोर्ट आया था तो उसमें बोला गया था कि बहुत अच्छा काम हुआ है वहाँ पे, और उसी साल आया था, उसी साल 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, और सब बच्चा लोग कन्फ्यूज, समझ गए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सब जो भी है। झिंगा लोग, तुम लोग ऐसा भी आदमी जाएगा उसमें एग्जाम देने के लिए, बच्चा ही रहेगा जो वहाँ पे देखेगा आदमी लोग,
जो पूर्व IPS लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग बच्चे हैं ना उसके सामने में, सर ही सर बोलेगा ना उसको, क्या तुम ज़रा पास करेगा, वो तो पहले से पास। सब तो बाबा लोग ही बैठा हुआ है वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, इसलिए बच्चा हो जाता है। जो ग्रेजुएट करके जा रहा है UPS तो बहुत झिंगा लोग हो गया वो, तो वहाँ पे झिंगा है वो, बच्चा बुतरुक है वो, उसके साथ आएगा ऐसे ऐसे रामानंद जी टाइप के लोग सब ना, तुमको वैसे ही टाइप के लोग दिखेंगे मेंस में, बड़ा बड़ा हार्ट अटैक, पूरा ऐसे कलम लेके, इतना कलम लेके आ रहा है ऐसे, और दिखने में मोटा, लिखने में फास्ट क्यों भाई, वही तपस्या किया है 5 6 7 साल बैठ के कि अब लास्ट अटेम्प्ट में आप भी नहीं होगा तो अब कब होगा, फिर पूरा जान प्राण हाथ रहा है और उसमें तुम लोग जा रहा है सोच समझ के। तो हमने ख़त्म कर दिया बाबू मिनरल्स का। अब हम बात करेंगे एनर्जी का। यस कोमल, एनर्जी का बात करेंगे, और यहाँ पे UPSC का एक क्वेश्चन भी 2018 का लेके आएंगे यहाँ, तो इससे तुम्हारा दायरा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं मेंस का। देखो, तो हमने ख़त्म कर दिया तुम्हारा किसका, रिसोर्सेज का, पहले वाला मिनरल रिसोर्सेज, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया। समझ गए बात को ना? ये फर्दर डिग कर सकते हो, हमको नहीं लगता डिग करने की आवश्यकता है, तुम लोग जितना पूछा जाता है उतना मोर देन इनफ बता दिए हैं। डिग करोगे तो फिर ऑप्शनल की तरफ मूव कर जाओगे, उतना टाइम नहीं होना चाहिए तुम लोगों के पास, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को कवर करना है। देखो मिनरल फ्यूल्स का मैं क्या बोलूँ, ये कहाँ कहाँ काम नहीं आता है ना, ये फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जितने भी है तुम्हारा सबके लिए चाहिए ये। दूसरा बात है कि देखो मिनरल फ्यूल्स में तुम कोल का बात करो, अब कोल का आएगा कि भाई ये फ्यूल्स है, पेट्रोलियम का आएगा, नेचुरल गैस का आएगा जो कि सब फजल फ्यूल्स है, न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल्स है, एंड बहुत सारे, जैसे देखो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर है कि नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बारे में बात होगा। ये सब क्या है, कन्वेंशनल है, यानी कि दिया गया है, ये नॉन कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल में क्या होगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो सब हो गया जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फजल फ्यूल ख़त्म हो जाता है ना, या फिर उसको डिपॉजिट होकर फिर बनने में बहुत समय लगता है ना, मगर जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, या जियोथर्मल एनर्जी हो तो आराम से आ जाएगा। समझ गए ना बात को? तो हम पहला ही करते कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स का बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो न्यूक्लियर एनर्जी जानते हो कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो इतना रत्नागिरी में हम प्लांट चलवा देते, तभी तो अबू धाबी वाला जो आता है उधर वाला अरामको, सऊदी अरामको इन्वेस्ट किया कि नहीं किया था, याद करो। रत्नागिरी वाला जो भी हमारा प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर रिएक्टर का, कोदाईकुलम वाला नीचे तुम्हारा तमिलनाडु में है, उस पर भी रसिया का इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, बताओ। दुर्गापुर वाला हमारा बहुत सारा प्लांट है, उसमें इन्वेस्ट है कि नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट तो है। तो बोले कि न्यूक्लियर एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उसमें यूरेनियम और थोरियम होता है। देखो अब तुम लोग कई बार तुम लोग यूरेनियम पढ़ चुके हो, इनरिचमेंट यूरेनियम, यूरेनियम याद करो, और ईरान का जो इशू पढ़ चुके हो, है ना, सेंट्रल फ्यूजेस वाला। देखो क्या बोल रहा है कि जो थोड़ा सा यूरेनियम का पेलेट्स ले लो, वो तुम्हारा माउंटेन ऑफ कोल से भी खतरनाक है, यानी कि पूरा पूरा माउंटेन ऑफ कोल है, और हाथ में 4 गो 5 गो तुम्हारा पेलेट्स है इसका यूरेनियम का, वो बराबर है, यानी कि इतना खतरनाक है पावर जनरेशन में। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम या थोरियम चलता है, और यूरेनियम तो और ख़तरनाक है। यूरेनियम को ही इनरिच करके हम न्यूक्लियर बनाते हैं, न्यूक्लियर बम बनाते हैं। हाँ वही तो है, सेंसर जो लगा है, FATF का जो ब्लैक लिस्ट लगा है, सब यही रीजन है। तो यूरेनियम का हम बात करते हैं भारत में, यूरेनियम का, फिर थोरियम का, थोरियम भारत में बहुत ज़्यादा है। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लो एक एक चीज़ देख लो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। थरवार रॉक्स में, थरवार रॉक्स का मतलब कर्नाटका वाला को मत, तो यूरेनियम डिपॉजिट्स हमारा थरवार रीजन में है, थरवार रॉक्स में, यानी कि कर्नाटक में। ज्योग्राफिकली हम बात करें तो यूरेनियम ओर्स आर बहुत सारे प्लेस में, जैसे सिंगबम कॉपर बेल्ट में भी है, कॉपर बेल्ट हम कह सकते हैं, यस, कॉपर बेल्ट के साथ और भी रिसोर्सेज हो ही सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, और कहाँ का, उदयपुर आ गया, फिर से अलवार झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आ गया राजस्थान का, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है, इंडिया में है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे देख लो, तो हम अब देखो यूरेनियम उतना नहीं है भारत में जितना थोरियम है। यदि हमारे इंडिया में इतना डिपॉजिट है ना थोरियम का, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। टेक्नोलॉजी हो जाए तो हम वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट हो जाएंगे थोरियम के मामले में। और देखो थोरियम का फ़ायदा क्या होता है, यूरेनियम को तुम कन्वर्ट करके न्यूक्लियर बम बना सकते हो, मगर थोरियम को कभी नहीं कर सकते हो कन्वर्ट करके, यानी कि थोरियम का यूज़ करोगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ही यूज़ कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये फ़ायदा है, यानी कि पीस रखेगा तुमको वर्ल्ड में। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि थोरियम को तुम इतना ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता कि वो न्यूक्लियर बम बन जाए, ये क्लास है। थोरियम को चेंज नहीं कर सकते हो, मगर यूरेनियम को इनरिच करके तुम न्यूक्लियर बम तक बना सकते हो।
तो थोरियम का ये डिसएडवांटेज नहीं, ये एडवांटेज है कि वो आपका पर्टिकुलरली चीज़ के लिए ही यूज़ हो सकता है। देख लो थोरियम का जहाँ तक सवाल है, तो थोरियम देखो जो बीच सैंड से जो तुम्हारा कोस्टल एरिया से पाए थे उसमें मोनोजाइट और तुम्हारा इल्मनाइट, स्पेशली मोनोजाइट जो सैंड्स है, भारत में बहुत मोनोजाइट सैंड्स है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे हमारे पास थोरियम का डिपॉजिट है। तो मोनोजाइट जो एक तरह का सैंड्स है, एक टाइप का सैंड्स है, ठीक है। स्पेशली मोनोजाइट जो सैंड्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है थोरियम, स्पेशली देख लो बोल तो रहा है केरल के कोस्ट में और तमिलनाडु कोस्ट में बहुत सारा मोनोजाइट सैंड्स है कॉमन। नंबर 1 पॉइंट, वर्ल्ड का कहा था कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट है वो हमारा भारत में ही है, वो भी पलक्कड़ और कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल का है, जो विशाखापट्टनम में तुम्हारा विशाखापट्टनम में भी है आंध्र प्रदेश का, और महानदी रिवर डेल्टा उड़ीसा में भी। हम कहाँ से वही तो बोल रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट तुम्हारा है ये डिपॉजिट है मोनोजाइट सैंड्स का। यहाँ पे हम बात करेंगे महानदी रिवर डेल्टा का, जानते हो जहाँ पे चिलिका लेक सब है तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद विशाखापट्टनम ऊपर वाला देख लो एरिया, उसके बाद पलागढ़ और कोलम डिस्ट्रिक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स देख लो, अब सब समझ में आ ही गया कि महाराष्ट्र में तारापुर में है ना, कोटा में भी है तुम्हारा, कलप्पम में भी है तुम्हारा, तमिलनाडु का नरोरा में है तुम्हारा, कर्नाटका में कायगा, यहाँ सब तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लोग उसका यूज़ करके कर रहे हैं, यानी कि ये थोरियम यूरेनियम का यूज़ करके कर रहे हैं। आगे देख लो, तो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज में मोनोजाइट सैंड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ थोरियम। देखो मोनोजाइट कैसे दिखते हैं, तो सैंड बोले थे वो रेडिश ब्राउन फॉस्फेट टाइप के हैं, रेडिश कलर के होते हैं, ठीक है। उसमें फॉस्फेट मिनरल्स होता है और भी बहुत सारे उसमें अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत सारे और भी पाए जाते हैं। देखो थोरियम क्या है कि 3 to 4 टाइम्स हमारे पास आर मोर एबंडेंट देन यूरेनियम्स के तुलना में थोरियम का जो डिपॉजिट है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, समझे। और ये चिपली रिफाइंड है, आराम से हम मोनोजाइट सैंड से आराम से हम उसको वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। और मोनोजाइट सैंड हम लोग को बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एग्जांपल केरल कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट, विशाखापट्टनम, नेलो, ये सब समझे ना, ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा है यहाँ पे। देखो जो हमारा AMD का जो है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये क्या कहता है कि इंडिया के पास नहीं भी तो कम से कम 10.7 मिलियन टन्स ऑफ मोनोजाइट है। बताओ कम है क्या? इतना ज़्यादा है, ठीक है। जो कम से कम थोरियम ऑक्साइड 9063 लाख टन्स करता है, यानी कहने का मतलब बहुत डिपॉजिट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है। तो क्या एडवांटेज है थोरियम का कि थोरियम के बारे में इतना बताया जा रहा है तुमको। देखो प्रोलिफेरेशन इज़ नॉट ईजी, यानी कि हम न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना सकते इससे, ठीक है, ये एडवांटेज है। जैसे वेपन्स देखो, ये जो तुम्हारा यूरेनियम 233 ये तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। यूरेनियम 233 इज एट हार्डर टू रिट्रीव सेफली फ्रॉम अ थोरियम रिएक्टर, दस थोरियम रिएक्टर्स आर सिग्निफिकेंटली मोर प्रोफिलेटेड रेजिस्टेंट। बोला कि जो अभी का जो प्रेजेंट रिएक्टर है उसके तुलना में कभी होता है ना अफरी तफरी मच गया यूरेनियम के वजह से, यूरेनियम 233 यूज़ कर रहा है एज अ प्रोडक्ट और वहाँ से एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो कभी कभी ये अनकंट्रोल होकर पावर प्लांट ही खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मतलब यूरेनियम का जब हम थोरियम का करेंगे तो थोरियम तो बहुत प्रोटेक्टर है, तो आराम से एनर्जी उससे निकाल सकते हो, इतना ज़्यादा तुम्हारा वो भी त्रासदी भी नहीं पहुँचाएगा, इतना दिक्कत भी नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम। समझ रहे हो ना, जैसे यूरेनियम 233 यूज़ किया आता हम एनर्जी के लिए, उसको इनरिच कर दोगे तो न्यूक्लियर बम्स के लिए, याद करो वही सेंट्रल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे इंडिया में क्या है कि हम यदि थोरियम यूज़ करें तो इतना जो वायलेंट वाला जो चीज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया में देखो ये और बेनिफिट पहुंचाता है कि इट कैन एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि हमारा पास इतना डिपॉजिट है थोरियम का, तो इतना लार्जेस्ट रिजर्व है, तो बाहर आराम से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कल बताया ही था कि आयरन ओर हमारा गोवा से कितना जापान की तरफ मूव कर रहा है, बताया था कि नहीं बताया था। तो बिल्कुल जब हम मोनोजाइट सैंड से हम निकालेंगे, जितना एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना ही हमारा इंटरनेशनल मार्केट में भी नाम होगा। और ये पीसफुल चीज़ है, ये हम बस एनर्जी क्रिएट करने के लिए करते हैं, और ये सेफ है न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम। समझ गए ना। तो अब देखो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स था, अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का बात करेंगे, एट द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की भी बात करेंगे तो कॉमन दो का बात करेंगे, एक ऑनशोर है एक ऑफशोर बात करेंगे। ऑनशोर मतलब जो कोस्टल एरियाज के तट पे है, ऑफशोर मतलब क्या, समुद्र के अंदर या ओशन के अंदर या सी के अंदर, समझ रहे हो ना, जैसे अरेबियन सी के अंदर करती है, मुंबई हाई में एग्जाम्पल, समझ गए बात को ना। देखो वही चीज़ लिखा है कि विंड क्या है, एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री है, और इन कितना भी तुम यूज़ कर सकता है, कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है,
वो तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे डिपेंड करता है, डिप्रेशन पे डिपेंड करता है। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, बस ऐसे घूमा, टरबाइन घूम गया, हो गया इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट, सो सिंपल। काइनेटिक एनर्जी विंड का है, उसको हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना देते हैं, टरबाइन घूम गया, एनर्जी कन्वर्ट हो गया, है ना। मैं ये अलग बात है कि थोड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है, चिड़िया को दिक्कत होता है उसके आवाज़ से, ये प्रॉब्लम है ना जी। और परमानेंट विंड सिस्टम क्या है, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्न ईस्ट, सीजनल विंड, मानसून, ये सब बहुत बड़ा सोर्स है। मानसून आएगा हवा आएगा, वेस्टर्लीज आएगा हवा आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा हवा आएगा, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जितने भी तुम देखते हो ज्योग्राफी में बड़े बड़े जो फीचर्स होते हैं, मानसून हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया, बेल्ट का घूमना, आईटीसी जेट का बेल्ट घूमना, सब प्रभावित करेगा तुम्हारा विंड सिस्टम को। समझ गए ना बात को। उसके साथ लोकल विंड भी है, लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज है, ये भी प्रभावित करेगा आपको। बताएं तो तुमको ज्योग्राफी में कितना तो बताएं, अब तो आराम से समझ में आ जाएगा ये सब चीज़, बात समझे ना। आगे देखते हैं तो व्हाट अबाउट द इंडिया, क्या स्टेटस है विंड एनर्जी में। तो देख लो, हम अभी तक ज़्यादातर हम कहाँ पे किए हैं, साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट में किए हैं काफ़ी ज़्यादा। इंडिया का तुम्हारा डू नॉट हैव अ ग्रिड कनेक्टेड विंड पावर प्लांट, ग्रिड नहीं है कि एक जगह वहाँ पे, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है तो गुजरात से कनेक्टेड नहीं है, जैसे पाइपलाइन कितना बढ़िया कनेक्ट होता है, उस तरह पावर ग्रिड नहीं है हमारा, ये प्रॉब्लम है। साउथ इंडिया देखो, हमेशा बोले साउथ इंडिया ने कमांड किया है, सोलर एनर्जी में भी कमांड किया, उसमें भी किया है। तमिलनाडु कर्नाटक का बात होता ही हर समय विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में। तो देखो साउथ इंडिया का मैक्सिमम ग्रिड कनेक्टेड है, बात समझे। तमिलनाडु देखो लीडिंग प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान आते हैं। 75% इंडिया का विंड पावर, ठीक है, कब होता है, मई से सितंबर, यानी कि साउथ ईस्ट मानसून जब आता है, समझे, मई टू सितंबर, समझ गए ना। मैं अब आ गया रिट्रीव मानसून भी। तो ये जो हमारा जो मानसून सीजन है, उस समय सबसे ज़्यादा तुम्हारा विंड एनर्जी का पोटेंशियल हम रियलाइज़ करते हैं। यदि मैं 2017 का बात करूँ तो 33 गीगावाट विंड हैज़ बीन इंस्टॉल, इतना हमने क्या कैपेसिटी एडिंग किया था, बहुत बड़ी बात है। अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ही तुम्हारा डेटा था। देखो इस खुशी में 2018 में सिविल सर्विस एक क्वेश्चन पूछ लेता है तुम लोग के लिए, देखो वहाँ पे लिखा गया है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेशन। देखो ऑनशोर नहीं है, ऑफशोर है। ऑफशोर मतलब क्या, सी के अंदर जाकर करना, और ऑनशोर मतलब क्या होगा कि किनारे पे, जहाँ पे लैंड हो, वो कोस्टल एरियाज है। तो बोला कि क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेशन का, ठीक है, ऑनशोर विंड एनर्जी की तुलना में। और ये स्टेप्स बताइए कि सरकार ने, भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिया है ताकि ऑफशोर विंड एनर्जी को हम टैप कर सकें, उसको रियलाइज कर सकें। देखो गुड क्वेश्चन ना। 250 बता, एक ही में सब पूछ लिया तुमको, विंड एनर्जी के बारे में सब पूछ लिया, और 250 वर्ड्स में लिखना है। देखो इसका आंसर होगा। तो पहले तो तुमको समझना है कि ऑफशोर विंड पावर क्या होता है, तभी आंसर दे पाओगे। देखो ऑफशोर का मतलब क्या है कि ऑफशोर विंड एनर्जी है ना, जो हम विंड फार्म यूज़ करते हैं हम वाटर बॉडीज़ के अंदर, ओशन हो सकता है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो सकता है, कॉन्टिनेंट टच कर रहा है ओशन को, शेल्फ बताए थे, या ओशनोग्राफी में बताएंगे ये चीज़, जहाँ पे हम उसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पहला पॉइंट बता दिए। हायर विंड, देखो अब फायदा क्या होता है, ऑफशोर में हायर विंड होगा क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं है लैंड का, तो बहुत ज़्यादा हवा बहता है ओशन में, सी में, मतलब लैंड में क्या डिस्टर्बेंस है। दूसरी बात है कि ऑफशोर में कोई दिक्कत नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी का, मगर इसमें दिक्कत है, तो यानी कि हम बहुत बड़ा इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफशोर एरिया में। ऑनशोर में हमको इंस्टॉल करने में सोचना पड़ेगा क्योंकि लैंड कंज्यूम हो जाएगा, और लैंड घनी आबादी है, लैंड चाहिए हमको आबादी के लिए। समझ रहे हो बात को ना, ये एडवांटेज है। देखो वही बोला गया कि हायर विंड स्पीड जो है अवेलेबल है आपके ऑफशोर में एज़ कम्पेयर टू लैंड, सो हम बहुत ज़्यादा पावर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे। आगे देखो तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि 2018 में भारत सरकार ने क्या बोला कि हम, भारत सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया था पहली बार कि यस हम चाहते हैं कि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हम भारत में करें, इसलिए सवाल पूछ लिए गए तुम लोग को मेंस में। समझ गए ना, इसलिए पूछता है, आप पीछे घुमा कर पूछ देता है। क्यों? क्योंकि 2015 में भी भारत सरकार ने कुछ बोला था कि हम 175 गीगावाट क्रिएट करना चाहते हैं 2022 तक। हर समय तुम लोग को बोला आता है, इसमें 100 गीगावाट हम सोलर से करना चाहते हैं, 60 गीगावाट विंड से करना चाहते हैं, 10 गीगावाट बायो एनर्जी से करना चाहते हैं, और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से करना चाहते हैं। तो 175 तो कई बार इस क्लास में रिपीट हुआ है एडिटोरियल्स में। तो थोड़ा सा फैक्ट देख लो कि ये जो विंड एनर्जी का जो है उसके लिए संस्था क्या है, चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में है, ठीक है, वही नोडल एजेंसी है कि कोई भी चीज़ तुम्हारा सर्वे होगा
कहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करे, कहाँ पे इंस्टॉल करे, विंड एनर्जी से रिलेटेड यही फैसला लेगा, यही एजेंसी भारत का नोडल एजेंसी है सो फार विंड एनर्जी इज कंसर्न। तो क्या है, ये देखो याद कर लेना होगा तुम लोग को, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो कि चेन्नई में है तुम्हारा, समझे। एंड सर्वे बिफोर फाइनल बिडिंग के लिए कि ठीक है अब हम दे रहे हैं प्राइवेट प्लेयर को या फिर भारत सरकारी कर रही है, पूरा फैसला लेने वाला कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है। एंड एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर फैसिलिटिंग नेसेसरी क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट इन इंडिया। जितना भी ऑफशोर प्रोजेक्ट होगा सी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, जो फाइनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है जो कि चेन्नई में है। आगे बढ़ जाओ, तो देखो थोड़ा सा देख लो, तो देखो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया कि पहली बार कि 1000 मेगावाट कैपेसिटी हम जनरेट करना चाहते हैं ऑफशोर में, बात समझे। तो देखो इसमें कम से कम 5 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी बोल रहा था, कम से कम बाहर हम करना चाहेंगे और 2022 तक हम अचीव करना चाहेंगे। तो देखो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी वही चेन्नई बेस्ड ऑटोनोमस बॉडी जो बता दी है कि वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ जाएगा। उसने बोला है 2018 में एक्सप्रेशन अपना शेयर किया है भारत सरकार ने, उसमें बोला है कि 1000 मेगावाट का हम बनाना चाहते हैं। कहाँ कहाँ पे देखो, गल्फ ऑफ खंबत में, जो गल्फ ऑफ खंबत देखो पोटेंशियल है कि नहीं है, खंबत खंबत नीचे दिख रहा है तुम लोग को, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वो है, कौन सा एरिया, डॉकयार्ड जो पाया गया था लोथल, ठीक है वो एरिया। अब देखो प्रपोज्ड एरिया क्या है तुम्हारा, इसमें बोला गया कि 23 to 40 किलोमीटर सी वर्ड फ्रॉम द पिपावा जो पोर्ट है तुम्हारा, उसके अंदर जाके तुम्हारा सी बॉडी टच करेगा, वहाँ पे कम से कम 5 गीगावाट का कैपेसिटी वाला होना चाहिए। 2022 तक हम करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, 2015 में हमने एक ब्लूप्रिंट निकाला था कि हमारा क्या ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी रहेगा, ठीक है। चेन्नई तुम्हारा जानते हो, मैंने बताया कि नोडल एजेंसी। आगे बढ़ जाओ, तो इसमें देखो ग्लोबल लेवल में क्या है कि ऑफशोर विंड एनर्जी बढ़ रहे हैं, बेटर देन ऑफशोर, ऑफशोर से ऑनशोर से ज़्यादा बेटर ऑफशोर है, क्योंकि जानते हो इसका रीज़न है, क्योंकि देखो क्या है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट ऑफशोर विंड एनर्जी वाइल बीइंग बेटर देन द ऑनशोर विंड इन टर्म्स ऑफ इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग द कॉम्पिटेटिव हो रहा है, और टैरिफ का भी बात है, तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑनशोर में तुमको ज़मीन लेना होगा, बहुत सारा चीज़ देना होगा। हाँ, उसमें तुम्हारा अपना ही जोन के अंदर आ जाता है, इंटरनेशनल जोन में अपना ही एरिया आ जाता है। अब देखो इसमें क्या है, तो ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC जो टारगेट था कुछ साल पहले आया था, उसके अंतर्गत भी ये चीज़ को रखा गया कि यस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यस वी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि भारत को पूरा इजाज़त है कि वो एनर्जी सिक्योरिटी देश बने, अपना एनर्जी हो। नोडल मिनिस्ट्री जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल, ये इसने बोल दिया था कि यस हमारा जितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो एरिया है, यस हम लोग यूज़ करेंगे ऑफशोर एरिया उसके लिए। तो जानते हो मैंने वही बोला है, 12 नॉटिकल माइल्स 20 नॉटिकल माइल्स तक बात था, बिल्कुल। नोडल एजेंसी वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, बार बार आ रहा है वहाँ पे। तो देखो यही क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो गया, अभी तक का आंसर मैंने क्या दिया कि बेनिफिट्स अभी तक नहीं दिया, लिमिटेशन नहीं दिया, बस मैंने भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिया उसका दिया है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे स्टेप्स, प्रोज एंड कॉन्स, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो तो ऑफशोर विंड्स क्या है, नो डाउट बहुत फास्टर है, बहुत तेज़ी से कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू लैंड, एंड देयर इज अ मोर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑफशोर विंड मिल्स। पहला, ऑफशोर विंड मिल्स क्या है, नॉट नियर एनी पॉपुलेशन डेवलपमेंट, कोई पॉपुलेशन का भी कोई प्रेशर नहीं है, आराम से अंदर जाओ, बड़ा जितना ही बड़ा लगाना चाहते हो बड़ा साइज का लगा लो और रिलाइज कर लो, एनर्जी खींच लो वहाँ पे। सी ऑफर्स में कोई जोग्राफिकल हिंड्रेंस भी नहीं है, लैंड में तो हिंड्रेंस है, माउंटेन है तो हिंड्रेंस हो गया, आएगा नहीं, क्योंकि रेन सेट वाला आइडिया पड़ गया, कहाँ से हवा आएगा, मैं इस तरह का बात तुम्हारा होगा नहीं, कोई डेजर्ट का मामला नहीं, कोई माउंटेन का मामला नहीं, आराम से विंड मिल अपना घूम रहा है ऑफशोर, क्यों, क्योंकि लार्जर बॉडीज़ में है, वाटर बॉडीज़ में है, अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उसको। मैं देखो ऑफशोर विंड मिल्स में क्या एक्सपेंसिव है, इतना आसान नहीं है, डिसएडवांटेज बता रहा हूँ मैं तुमको, बहुत महंगा है, ठीक है, और उसको मेंटेन करना ऑनशोर में, बार बार ऑनशोर में जाकर मेंटेन करना इतना आसान होता है क्या, ठीक है। आप देखो जैसे एग्जांपल हाई ह्यूमिडिटी आ गया तो प्रॉब्लम होगा, आपका मशीन हो सकता है बार बार ख़राब हो जाए, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात है कि मरीन एनिमल्स के लिए तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये हुआ। और देखो इसमें ये भी बोला जा रहा है कि हाँ यदि आप कोस्ट लाइन में करते, दे कैन डिस्टर्ब द नेचुरल व्यू ऑफ द कोस्ट लाइन विच में इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री। तो आप मान लो कोस्ट लाइन के बगल में ऑफशोर में करते हो तो टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत प्रभावित पड़ेगा, बात समझे। तो और देखो तो भारत सरकार ने और क्या फैसला लिया था, यूनियन गवर्नमेंट जानते हो कि बोला कि 2015 का जो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लेके आया था, उसमें बोला कि यस हम कार्बन इमिशन कम करेंगे, विंड एनर्जी को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी है। हम बोले थे कि 1000 मेगावाट ऑफशोर प्लांट हम लगाएंगे गल्फ ऑफ खंबत में, जो बोला गया है। तो देखो आएगा रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड, देखो आंसर दे रहे हैं तुमको क्वेश्चन का, आएगा रास्ता क्या है,
क्योंकि जानते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूज है ऑफशोर में, इतना आसान नहीं है। इसलिए भारत सरकार को सब्सिडी या वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला काम करना चाहिए, जो कल क्लास में बता दिए थे तुम लोग को। दूसरा क्या है कि प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए प्रोजेक्ट आने से पहले। ये नहीं कि आंख बंद कर दे, हो सकता है उसमें मरीन स्पीसीज हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी उसके अंदर छिपा हो, तो ऐसे आंख बंद करके मुंद करके नहीं करना है, बात समझे। तो इंडिया इज डिटरमाइंड, इंडिया ने बोला कि ठीक है पेरिस अकॉर्ड के हिसाब से या सस्टेनेबल गोल के हिसाब से बोला कि यस हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। नीड ऑफ द आवर क्या है कि हमको करना चाहिए एनर्जी, जितना हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट करेंगे उतना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि लगातार हमको कार्बन एमिशन को घटाना है और बेटर फ्यूचर बनाना है, बेटर वर्ल्ड बनाना है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी पूरा हो जाए और साथ साथ जो पेरिस अकॉर्ड 2015 का हुआ था उसका भी हम फुलफिल कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास, खत्म कर देंगे। समझ गए बात को? होप सो समझ में आया। पुराना सब न्यूज़ है, सब न्यूज़ पुराना रिलेटेड है 2015 का क्या है एग्रीमेंट सब।